कल हमने दो फंक्शनैलिटी पढ़ी थी डेटा लिंक लेयर की, एक तो फ्रेमिंग और एक हॉप टू हॉप या फिर नोड टू नोड डिलीवरी। ये दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? डेटा लिंक लेयर की। कौन कर तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं जो फिजिकल लेयर की, डेटा लिंक लेयर की होती है, वो कौन सी है? फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस। या सिंपल वे में बोले, हर मशीन को फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? डेटा लिंक लेयर करती है। कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक लेयर। फिजिकल एड्रेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 48 बिट का होता है जिसको हेक्साडेसिमल में डिनोट किया जाता है, 12 बिट का जिसको दो दो के पेयर में लिखा जाता है, और वो 2 के पेयर में 6 जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो तीसरी जो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? मैक एड्रेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मैक एड्रेस होते हैं वो जनरली कहां होते हैं? हेडर पार्ट के अंदर होते हैं। वो कौन से पार्ट के अंदर होते हैं? हेडर पार्ट के अंदर होते हैं। तो कल हमने फ्रेमिंग करते समय सीखा था, एक हेडर पार्ट होता है, पेलोड होता है और फुटर पार्ट होता है। तो जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो कौन से पार्ट के अंदर होते हैं? हेडर पार्ट के अंदर होते हैं। चलो, तो एक तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो और ऐड हो गई इसमें कौन सी हो गई? फिजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की है? डेटा लिंक लेयर की है। लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग या पोर्ट नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ये तीनों लेयर अलग अलग एड्रेसेस पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर कौन से एड्रेस पे काम करता है? फिजिकल एड्रेस पे काम करता है। नेक्स्ट समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल जनरली क्या है कि सेंडर उस स्पीड से डेटा या फ्रेम्स को भेजे जो रिसीवर ले सके। ऐसा ना होना कि सेंडर कंटिन्यूसली हाई स्पीड से डेटा भेजता जा रहा है और रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो फ्लो कंट्रोल सेंडर और रिसीवर के बीच में कांस्टेंट डेटा रेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल दूं, फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि सेंडर कितना डेटा भेज सकता है रिसीवर को बिना रिसीवर से क्या मिले? एक्नॉलेजमेंट मिले। मेरी बात समझना, देखो सेंडर कुछ पास करेगा, रिसीवर पे जाएगा, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है। सेंडर यहां से कुछ पास करेगा, वो रिसीवर पे जाएगा। अब सेंडर को कैसे पता चलेगा रिसीवर ने मिला है या नहीं मिला? तो रिसीवर उसकी क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट देगा। यहां पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो इसको पता चल जाएगा जो मैंने भेजा था वो पहुंच गया। फिर ये क्या कर सकता है? दूसरा पास करेगा और ये इसकी क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट। तो फ्लो कंट्रोल यही है कि सेंडर कितना डेटा भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किए। इस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक डेटा भेज रहा है सेंडर, एक पैकेट भेज रहा है, एक फ्रेम भेज रहा है, वो फ्रेम मिल रहा है, वापस आ रहा है। अगला फ्रेम जब तक नहीं जाएगा जब तक कि इस फ्रेम का क्या ना आ जाए? एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। फिर अगला फ्रेम भेजेंगे, फिर इसकी हम किसका वेट करेंगे? एक्नॉलेजमेंट। और ये भी हो सकता था सेंडर यहां से 4 फ्रेम एक साथ भेज रहा है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फिर अगले वापस 4 फ्रेम एक साथ भेज रहा है।
तो कुछ ऐसी स्कीम्स हो सकती है जो इस तरीके का पैटर्न अलाउड करते हैं कि आप एक से ज्यादा फ्रेम भेज दो और रिसीवर बाद में आराम से एक्नॉलेजमेंट देता रहेगा। कुछ स्कीम ऐसी है जहां आप एक बार में एक ही फ्रेम भेज सकते हो, अगला फ्रेम जब तक नहीं भेजोगे जब तक पिछले फ्रेम का क्या ना आ जाए, एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सेंडर भेजता ही जा रहा है और रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर की स्पीड उतनी नहीं है एक्सेप्ट करनी थी, रिसीवर एक एक्सेप्ट कर रहा है और पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6, इसने 2 नंबर को रिजेक्ट कर दिया, 3 नंबर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, वापिस फ्रेम रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने सेंडर को ही बोला यार आप इतना तेजी से मत भेजो ना, आप देखो तो सही रिसीवर कितना तेजी से उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है। वो एक बार में एक ही एक्सेप्ट कर पा रहा है तो आप एक ही भेजो, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता जब तक आप दूसरा भेजो ही मत। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल का जो मेन पर्पज है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या मेंटेन करना है, कांस्टेंट डेटा रेट। या और आसान भाषा में समझे कि हमें सेंडर उतना ही डेटा पास करेगा जितना रिसीवर ले सकता हो, उससे ज्यादा डेटा पास नहीं करेगा। इस चीज को कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, फ्लो कंट्रोल के थ्रू किया जाता है। फ्लो कंट्रोल डिसाइड्स अमाउंट ऑफ डेटा जो हम सेंडर ट्रांसमिट कर सकता है रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लिए बिना। सेंडर कितना डेटा यहां से पास करेगा और कब रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, ये कह रहा है कि रिसीवर से मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होती है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन फ्लो कंट्रोल जो यहां पे है वो किसके बीच में है, होप टू होप, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में नहीं है। यहां फ्लो कंट्रोल किसके बीच में है, होप टू होप, पास पास वाली डिवाइस के बीच में। फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर भी प्रोवाइड करती है, लेकिन वहां फ्लो कंट्रोल किसके बीच में होता है, एंड टू एंड, सेंडर टू रिसीवर। यहां फ्लो कंट्रोल किसके बीच में है, होप टू होप, होप टू होप। ठीक है, इनके सबके हमें नाम याद रखने हैं। देखो अब जो फ्लो कंट्रोल है ना वो 2 अलग अलग चैनल्स में मानी जाती है, एक नॉइसलेस चैनल के लिए और एक नॉइजी चैनल के लिए। नॉइसलेस चैनल में हम ये मानते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंडर जो पैकेट भेज रहा है वो रिसीवर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल एकदम सही है, सिक्योर्ड है, कोई उसमें नॉइस नहीं हो रही। और दूसरा है नॉइजी चैनल के लिए, नॉइसी चैनल के लिए जिसमें रास्ते में डेटा फ्रेम क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, कभी एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड हो जाएगी, जब भी ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, कभी एट्यूनेशन आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हम नॉइसी चैनल के लिए या नॉइसलेस चैनल के लिए, तो नॉइसलेस चैनल में फ्लो कंट्रोल के लिए 2 मैकेनिज्म बनाई, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। और नॉइजी चैनल के लिए 3 बनाई, स्टॉप एंड वेट, ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, रिक्वेस्ट REQ होता है ना, ठीक है। देखो समझेंगे हम ARQ क्या मतलब है। अब देखो नॉइसलेस चैनल के लिए, नॉइसलेस चैनल में क्या होगा, हम मानेंगे कि जो मेरा चैनल है ना उसमें ना तो फ्रेम लॉस्ट हो रहे हैं, ना तो फ्रेम घूम रहा है, ना ही वो करप्टेड हो रहे हैं, ना ही वो डुप्लीकेटेड हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है कि सामने वाला जवाब देगा ही और पॉजिटिव जवाब ही देगा। रिसीवर जो है वो हमेशा कैसा जवाब देगा, पॉजिटिव जवाब। मैं कुछ भी भेज दूंगा वो उसको मिल जाएगा,
यही हुआ नॉइसलेस, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सेंडर ने पहला फ्रेम भेजा, रिसीवर को मिल गया, सेंडर ने दूसरा फ्रेम भेजा, रिसीवर को मिल गया, सेंडर ने तीसरा फ्रेम भेजा, रिसीवर। हमने उससे वापस पूछा भी नहीं कि यार तेरे को मिला जा, नहीं मिला, उसने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी, उसने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी, क्योंकि हमने क्या माना है, जो चैनल है वो कैसा है, लॉसलेस है, कि जवाब तो मिलना ही मिलना है, ये तो काम होना ही होना है, तो जो भी मैं भेजूंगा वो रिसीवर को मिलेगा। तो इसमें एक्चुअल में इस प्रोटोकॉल में तो कुछ भी नहीं हो रहा, फ्लो कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा। कहां हो रहा है फ्लो कंट्रोल? वहां से कोई एक्नॉलेजमेंट आ नहीं रही जो इसको बताए कि हाँ भाई जो आपने भेजा था वो मिल चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा, यहाँ पे हम सीधा क्या कर रहे हैं, डेटा को भेज देते हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि रिसीवर को डेटा मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन सी प्रोटोकॉल है? सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू इंप्लीमेंट। यूनिडायरेक्शनल होती है, सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा जाता है, ठीक है। सेंडर फ्रेम्स भेज देता है विदाउट थिंकिंग कि रिसीवर को वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल थी। सेकंड, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में थोड़ा सा हमने चेंज करा, सेंडर एक बार में एक ही फ्रेम भेज सकता है, स्टॉप एंड वेट भेज दिया, अब सेंडर स्टॉप हो गया और वेट करने लग गया वहां से किसका? एक्नॉलेजमेंट का। किसका वेट करने लग गया? एक्नॉलेजमेंट। अगर उसको इसने यहां से फ्रेम भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, यहां पे एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तो सेंडर क्या कर देगा? दूसरा फ्रेम भेज देगा, फिर से एक्नॉलेजमेंट मिल गई, फिर सेंडर ने एन फ्रेम भेजा, एन नंबर, फिर उसको एन की क्या मिल गई। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, जब तक मैं अगला फ्रेम नहीं भेजूंगा, अगला फ्रेम नहीं भेजूंगा। समझ रहे हो? लेकिन एक जो प्रॉब्लम क्या है, अगर रास्ते में कहीं पर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, मान लो ये सिनेरियो आ गया मेरे पास, नीचे वाला डायग्राम, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, तो सेंडर के पास कोई तरीका ही नहीं है जिससे वो पता लगा सके कि क्या हुआ। सेंडर, अगर यहां पे सेंडर के पास एक टाइमर होता, इसको भेजने के बाद सेंडर क्या करता, उस टाइमर को स्टार्ट कर देता, और मान लेते हैं सेंडर कितनी देर वेट कर रहा है, 30 सेकंड वेट कर रहा है। अगर 30 सेकंड में एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेंडर मान लेता कि यार वो कहीं ना कहीं रास्ते में गुम हो गया, तो सेंडर वापस भेज देता। लेकिन यहां पे कोई टाइमर मेंटेन नहीं किया जाता, मिला सिर्फ यही इंफॉर्मेशन। नहीं मिलेगा मतलब इस फ्रेम को यहां से भेजा, यही मान लो ड्रॉप हो गया किसी भी कारण से, ये इसको मिला ही नहीं, तो ये एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा? इसने तो अपना फ्रेम भेज दिया ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये तो वेट करने लग रहा है, वेट भी नहीं कर रहा क्योंकि इस पर टाइमर ही नहीं है। ये तो कह रहा है जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी मैं आगे नहीं चलूंगा, आगे नहीं चलूंगा। तो देखो इसमें फ्लो कंट्रोल हो रहा है। मैं कैसे बोल रहा हूं फ्लो कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है। एक्नॉलेजमेंट आ गई तो मैं अगला भेज दूंगा, नहीं आई तो नहीं भेजूंगा। बहुत सिंपल सी अप्रोच है। तो इसमें फ्लो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, ये कोई भी टाइमर मेंटेन नहीं करता, टाइमर नहीं होता। इस टाइमर को बोलते हैं टाइम आउट टाइमर, ठीक है। ये कोई भी टाइमर मेंटेन नहीं करता, और टाइमर मेंटेन नहीं करने की वजह से अगर कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई या फ्रेम लॉस्ट हो गया तो इसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट कभी आएगी नहीं, आएगी नहीं तो वो इंतजार करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा तो आगे नहीं चलेगा। हमने पहले ही बोला कि ये दोनों टेक्निक कौन से में यूज होती है, नॉइसलेस में। यहां मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही है, ना तो कोई ट्रैफिक मिलेगा, ना कोई नॉइस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम कोई चैनल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर नॉइस तो होगी। वो है ना, घर पे 4 जाने तो बर्तन तो खड़केंगे, अब 4 जाने तो खड़काओ बर्तन। तो इसलिए हम क्या करते हैं,
दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉइसी चैनल का, ठीक है। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि नॉइस आएगी, नॉन आइडियल है, फ्रेम भी लॉस्ट हो सकते हैं, फ्रेम करप्टेड भी हो सकते हैं, फ्रेम्स डुप्लीकेटेड भी हो सकते हैं। रास्ते में फ्रेम पता नहीं कहां चला गया, हो सकता है कि वो करप्ट हो गया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया लेकिन कोई एरर आ गई, उसने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तीसरा है 2 बार पहुंच गए, पहली बार पहुंचा, फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद वो फिर पहुंच गया। कैसे, देखो सीन समझते हैं। इसके लिए मेरे पास जो मेथड है वो कौन कौन से है, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो फिर 2 तरह की होती है, एक गो बैक एंड और एक सेलेक्टिव रिपीट। ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। क्या मतलब है, देखो यहां से इसने फ्रेम भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया, जैसे ये फ्रेम भेजेगा यहां पे ये क्या चालू कर लेगा, टाइमर, जिसको बोलते हैं टाइम आउट टाइमर, जिसको क्या बोलते हैं, टाइम आउट टाइमर। हर फ्रेम को भेजने के बाद ये क्या चालू कर देगा, अपना टाइमर चालू कर देगा। मान लो वो टाइमर का टाइम है 30 सेकंड, ये 30 सेकंड यहां से वेट करेगा। मान लेते हैं ये 30 सेकंड यहां तक थे, अगर इस 30 सेकंड में इस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो इस पॉइंट पे टाइम आउट टाइमर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होते ही वो उस फ्रेम को वापस क्या कर देगा, भेज देगा, वापस क्या कर देगा, भेज देगा। समझ रहे हो? तो यहां पे एक नॉइसी चैनल में क्या होगा, जो सेंडर होगा ना वो एक टाइमर मेंटेन करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, टाइम आउट टाइमर। जो इसका पर्पज बेसिकली क्या है कि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, देखो ये फ्रेम चला, ये यहीं पे ड्रॉप हो गया, मेरा फ्रेम ही नहीं पहुंचा। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, ये फ्रेम चला पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट चली लेकिन एक्नॉलेजमेंट रास्ते में क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तीसरा है, मेरा फ्रेम चला यहां पहुंच गया लेकिन रास्ते में वो फ्रेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, करप्टेड हो गया, तो रिसीवर ने उसको लिया, एरर कंट्रोल किया, एरर कंट्रोल किया तो देखा कि नहीं, ये तो रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ करी है, इसने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, ये उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब है सेंडर ऑटोमेटिकली खुद से डिसाइड करेगा कि इतने टाइम के बाद मुझे वापस फ्रेम भेजना है या नहीं भेजना। अगर एक्नॉलेजमेंट आई है या नहीं आई, सेंडर को पता है कि कितनी देर के बाद मुझे उस पैकेट को वापस डिलीवर करना है। ठीक है, तो यहां पे ARQ का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हमने टाइम डिसाइड कर लिया कि अगर 30 मिनट तक मेरे पास वो बंदा रिस्पॉन्स लेके नहीं आया तो मैं उसको वापस कॉल करूंगा, कॉल करूंगा और वापस कितने मिनट का टाइमर लगा लूंगा, 30 मिनट का। फिर अगर वो 30 मिनट में नहीं आया तो मैं वापस कॉल करूंगा, फिर से टाइमर कितनी देर का लगा लूंगा, 30 मिनट का। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, अब वो 30 मिनट में आ जाता है तो ओके, नहीं आएगा तो मैं 30 मिनट के बाद क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। इसके लिए सेंडर क्या करता है, एक टाइमर मैनेज करता है, मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं टाइम आउट टाइमर। तो यहां पे ARQ समझ में आ गया, ARQ क्या है। अब हम चलते हैं स्टॉप एंड वेट पे। ठीक है, सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसा पहला स्टॉप एंड वेट था लेकिन उसमें टाइमर नहीं था, इसके अंदर क्या है, टाइमर है। देखो, एज द नेम सजेस्ट, सेंडर विल सेंड ओनली वन फ्रेम एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। एक फ्रेम भेजेगा, अब वेट कर रहा है जब तक रिसीवर से रिसीव एक्नॉलेजमेंट। सेंडर विल सेंड नेक्स्ट फ्रेम ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और हमें क्या करना है, रीट्रांसमिशन करना है, तो सेंडर क्या करेगा, हर एक फ्रेम की क्या मेंटेन करेगा, कॉपी मेंटेन करेगा, तो ही तो रीट्रांसमिशन हो पाएगा। मेरे को कुछ भेज दिया, वो थोड़ी देर बाद कह रहा है वापस भेजो, मैंने कहा बोल दिया यार, मैंने तो ऑलरेडी भेज दिया था कि वो तो लॉस्ट हो गया, तो वापस कैसे भेजोगे जब उसके आपके पास उसकी क्या होगी, कॉपी होगी।
तो फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें रीट्रांसमिशन करना है तो सेंडर को हर फ्रेम की क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा और वहां से कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई है तो सेंडर उसको वापस क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। इसी को क्या बोला जाता है, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर फ्रेम भेजता है, वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, लेकिन यहां सीधा वेट नहीं करता। देखो यहां नीचे वाला डायग्राम दिखाता हूं। देखो पहला सिनेरियो बहुत सिंपल है, सेंडर ने फ्रेम भेजा, टाइमर चालू कर लिया, टाइमर टाइम आउट होने से पहले ही मेरे को क्या मिल गई, एक्नॉलेजमेंट मिल गई। तो ये सिनेरियो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड सिनेरियो समझते हैं। देखो ओके, ये वाला सिनेरियो समझ सकता हूं पहले। सेंडर ने फ्रेम भेजा, लेकिन फ्रेम ही क्या हो गया, मीडियम में लॉस्ट हो गया, आगे गया ही नहीं। इसने टाइम आउट टाइमर लगा रखा है, जैसे ही टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हुआ उसने फ्रेम को क्या कर दिया, वापस भेज दिया, फ्रेम मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई। ओके, एक सिनेरियो ये हो सकता है, फ्रेम भेजा, फ्रेम मिल गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो यहां टाइमर चल नहीं रहा था, टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा उसने वापस से क्या कर दिया, फ्रेम को भेज दिया। चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है, देखो यहां से फ्रेम भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, लेकिन वो लॉस्ट कहीं नहीं हुई, लेकिन जब तक एक्नॉलेजमेंट आई टाइम आउट टाइमर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो सेंडर ने तो सोचा रिसीवर को मिला ही नहीं, इसने वापस क्या कर दिया, फ्रेम को भेज दिया। यहां फ्रेम को भेज दिया तो यहां पे सेम फ्रेम कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो एक बार तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो मिल चुका है ना। तो एक बार तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे वो ऑलरेडी मिल सकता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट कैसे करेगा, देखो स्टॉप एंड वेट है, एक बार में कितना जाएगा, 1, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर दूसरा जाएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर तीसरा जाएगा। अगर मेरे को 1000 फ्रेम भेजने हैं तो सबको यूनिक नंबर देने के लिए मुझे 10 बिट चाहिए, 2 की पावर 10 1024 होता है। तो सबको एक यूनिक नंबर दे दूं, 1 नंबर फ्रेम, 2 नंबर फ्रेम, यहां से 1 नंबर फ्रेम चला जाएगा। एक्नॉलेजमेंट वो किसकी देगा, ध्यान रखना एक्नॉलेजमेंट वो हमेशा अगले फ्रेम की देते हैं जो उसको चाहिए होता है। 1 नंबर पहुंच गया तो वो एक्नॉलेजमेंट किसकी देगा, 2 की। लेकिन जब ये फ्रेम 1 नंबर मैंने वापस भेजा, ये मुझे वापस किसकी दे रहा है, 2 की। तो ये जो फ्रेम नंबरिंग है, ये जो नंबर मैं लगा रहा हूं, इसका यूज रिसीवर कर सकते हैं ना। यहां पे रिसीवर ने 1 नंबर लिया और उसको ले लिया, जब वापस पहुंचा तो रिसीवर क्या बोल रहा था, मुझे कौन सा चाहिए था, 2 नंबर चाहिए था, और आप मुझे कौन सा नंबर भेज रहे हो, 1 नंबर। इसका मतलब 1 नंबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। तो रिसीवर इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा या ड्रॉप कर देगा, समझ रहे। लेकिन अगर मुझे 1000 फ्रेम भेजने भी है तो मैं 10 बिट का क्यों यूज करूं, एक बार में कितना जाएगा, 1। तो मैं सिर्फ एक ही 2 बिट का यूज करता हूं, किसका, 0 और, ध्यान से समझना, ये मेरा पहला फ्रेम था, ये मेरा दूसरा फ्रेम था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 0 1 0 1 0। मैं सिर्फ 2 ही बिट यूज कर रहा हूं, आइदर 0 और आइदर 1। इसने सबसे पहले 0 नंबर फ्रेम भेजा, इसने एक्नॉलेजमेंट किसकी दी, 1 की, लेकिन इसके एक्नॉलेजमेंट से पहले इसने वापस क्या दे दिया, 0 नंबर। लेकिन इसको पता है इसने लास्ट एक्नॉलेजमेंट किसकी मांगी थी, 1 की ना। ये कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा था, आया कौन सा, तो ये इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, रिपीट। वापिस समझे एक बार इस चीज को। देखो वो सेंडर साइड था, सेंडर साइड में ये फ्रेम थे, तो रिसीवर साइड में भी ऐसी फ्रेम होंगे, पहले F1, फिर F2, फिर F3, F4, F5, F6।
लेकिन इसको पता है स्टॉप एंड वेट है, तो पहला 0, दूसरा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब मैं ना शेडिंग यूज कर रहा हूं, इसने F1 भेज दिया विद द सीक्वेंस नंबर 0, इसने F1 को एक्सेप्ट कर लिया और क्या भेज दिया, अगले का नंबर 1 आ गया, लेकिन 1 पहुंचने में देरी हो गई, उससे पहले टाइम आउट एक्सपायर हो गया और सेंडर ने इसकी कॉपी बना रखी थी, इसने वापस क्या भेजा 0, रिसीवर के पास आया 0, रिसीवर गया मुझे तो कौन सा चाहिए 1, इसका मतलब ये तो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है तो ये इसको यहां पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा और इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं, किसी टाइम पे इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई ना, यहां पे सेंडर को पता चल गया कि वो तो पहुंच गया और ये मेरे से क्या मांग रहा है 1, ये किसको भेजेगा अगली बार 1 वाले को, F2 को, ये 1 को एक्सेप्ट करेगा, इसने 1 माना था और ये वापस में क्या भेजेगा 0, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में दो ही तो जाते हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है, जा रहा है अब वो इंतजार कर रहा है, अब वो आएगा, तो इसमें हम सिर्फ दो ही नंबर्स का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 0 एंड 1, तो इसमें दो ही सीक्वेंस नंबर यूज होते हैं 0 और 1, या इसको बोले जाते हैं कि स्टॉप एंड वेट में मॉड्यूल 2 का यूज करते हैं, मॉड्यूलो 2 का यूज किया जाता है, नहीं करेगा ना, स्टॉप एंड वेट है, स्टॉप एंड वेट है, एक बार में एक ही जाएगा, एक बार में गो बैक एंड और वो करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, फिर वो क्यों करेगा सेंड, इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई ना, इसको बाद में इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई ना, तो अब इसको पता चल गया कि 0 नंबर वाला तो पहुंच चुका है और एक्नॉलेजमेंट में इसको क्या मिला है 1, तो इसको पता चल जाएगा कि मुझे किसको पास करना है 1 वाले को पास करना है। आगे चलते हैं, तो गो बैक सॉरी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में एक बार में एक ही जाता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसकी क्या देता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद वो दूसरे फ्रेम को भेजता है, और रीट्रांसमिशन को मेंटेन करने के लिए सेंडर क्या मेंटेन करता है, टाइम आउट टाइमर, टाइम आउट टाइमर को मेंटेन करता है, हर फ्रेम के साथ क्या लग जाता है, टाइम आउट टाइमर लग जाता है, या तो एक्नॉलेजमेंट इससे पहले आ जाए, अगर एक्नॉलेजमेंट इससे पहले नहीं आएगी तो सेंडर को पता चल जाएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, सेंडर उसको क्या करेगा वापस भेज देगा, लेकिन जाएगा एक बार में एक ही, तो यहां दो सीक्वेंस नंबर होते हैं 0 और 1, 0 और 1, तो पहला फ्रेम गया 0, मेरी विंडो कहां चलेगी 1 पे, पहला 0 पे गया, विंडो कहां आ गई 1 पे, फिर 1 गया तो 0 पे आ गई, 0 गया तो कहां आ गई 1 पे, इस पैटर्न पे वो काम करते हैं हेडर में, उसी में फ्लो लेयर, फ्लो कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की होती है, LLC की, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर की, कल हमने पढ़ा था ना। तो देखो इसमें एक तो टाइम आउट टाइमर का कॉन्सेप्ट रहेगा, दूसरा इसके अंदर किसका कॉन्सेप्ट रहेगा, सीक्वेंस नंबर, पहले को क्या सीक्वेंस नंबर दिया 0, दूसरे को क्या दिया 1, और सीक्वेंस नंबर किस फॉर्म में होंगे, मॉड्यूल 2 फॉर्म, मतलब दो ही सीक्वेंस नंबर होंगे 0, मॉड्यूल 2 का मतलब समझते ना, 15 को 2 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 16 को 2 से किया तो क्या बचा, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना, उसको ही बोलते हैं, मॉड्यूल 3 का मतलब है इसको 3 से भाग दे दो, तो हमेशा इसमें दो ही वैल्यू आएगी ना, या तो 0 आएगा या क्या आएगा 1 आएगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है ये प्रॉब्लम। अब देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी तो जा रहा है, सीक्वेंस नंबर आ रहा है तो यहां से वापस क्या जा रहा है, यहां से सीक्वेंस नंबर आ रहा है तो यहां से वापस क्या जाएगा एक्नॉलेजमेंट, तो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट है टाइम आउट टाइमर का, दूसरा है सीक्वेंस नंबर का, और तीसरा कॉन्सेप्ट किसका है, एक्नॉलेजमेंट नंबर का।
तीसरा, जब 0 के लिए आया तो एक्नॉलेजमेंट किसकी जाएगी? 1 की। 1 के लिए आएगा तो एक्नॉलेजमेंट किसकी जाएगी? 0 की। क्लियर है? तो ये सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ मेथड है। ठीक है, ARQ का मतलब समझ गए? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। रिसीवर नहीं बोलेगा कि वापस भेजो, सेंडर खुद डिसाइड करेगा कब मुझे वापस भेजना है। जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो वो उसको वापस भेज देगा। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? हाफ डुप्लेक्स है। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर क्या कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, जब तक सेंडर वापस नहीं भेजेगा। तो कुछ हमें विंडो कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यहां पे हम एक से ज्यादा पैकेट्स को या फ्रेम्स को एक साथ भेज सकें। तो उसके लिए मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आया, स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो फिर दो टाइप की है, GBN गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट। देखो पॉइंट समझते हैं, GBN को समझते हैं। GBN क्या बोलता है? ये मेरा सेंडर साइड है, ये मेरा रिसीवर साइड है। ये मेरे पास कुछ फ्रेम्स थे जो मुझे भेजने थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये मुझे कुछ फ्रेम भेजने थे और मैं GBN3 का यूज कर रहा हूं, GB3 का यूज कर रहा हूं। यहां n की वैल्यू मैंने क्या मानी है? 3। n की वैल्यू क्या मानी है? 3। वो कह रहा है आप 3 फ्रेम एक साथ भेज सकते हो। 1 नंबर चला गया, 2 नंबर चला गया, 3 नंबर चला गया। आप 3 फ्रेम एक साथ भेज सकते हो। रिसीवर, सेंडर कितने फ्रेम एक साथ भेज सकता है? 3। ये विंडो है, ये क्या मेरी विंडो है। GB3 मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं ना, n की वैल्यू को मैंने क्या माना है? 3 माना है। इसका मतलब है आप 3 फ्रेम एक साथ भेज सकते हो एक्नॉलेजमेंट लिए बिना। अब नहीं भेजोगे क्योंकि 3 फ्रेम चले गए ना, अब वहां से पहले क्या आएगी? एक्नॉलेजमेंट आएगी। और यहां से अब क्या होगा? तीनों की अलग अलग एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, डायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट किसकी आएगी? 4 की। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, सबको अलग अलग एक्नॉलेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लास्ट फ्रेम है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, डायरेक्टली उसकी क्या जाएगी? एक्नॉलेजमेंट आएगी। यहां पर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, हर फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी जाती। ओके, तो यहां पे अगर 4 आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब पहले 3 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो वो फ्रेम मेरी विंडो कहां जाएगी? 4, 5, 6 पे। तो अब ये 4, 5, 6 तीनों एक साथ दे सकता है और उसके बाद वो किसका वेट करेगा? एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। क्लियर है? तो उससे तो ज्यादा एफिशिएंसी होगी ना। 3 एक साथ चले गए, अब मैं वेट कर रहा हूं, फिर 3 एक साथ चले गए, अब मैं वेट कर रहा हूं। सबकी एक्नॉलेजमेंट आएगी नहीं। लेकिन रिसीवर साइड में जो विंडो होती है ना इसकी, वो 1 होती है। सेंडर की विंडो 3 होती है, रिसीवर की ये 1 नंबर को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो आगे 2 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर को एक्सेप्ट करेगा, फिर आगे 3 नंबर पे जाएगा, 3 नंबर को एक्सेप्ट करेगा, फिर आगे किस पे जाएगा? 4 नंबर पे। क्लियर है? अब देखो इसने 1 नंबर, ओके, एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सेंडर की विंडो साइज कितनी होती है? n। यहां n क्या है? गो बैक 3 का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 3। और रिसीवर की विंडो साइज हमेशा क्या होती है? 1 होती है। रिसीवर कितना लेगा? 1 लेगा। सेंडर कितने पास कर सकता है? 3 पास कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम समझते हैं। अभी मैं था 4, 5, 6 पे, 4, 5, 6 पर 4 को मैंने भेजा और यहां पे क्या लगा दिया? टाइमर लगा दिया। 4 को भेजा और यहां क्या लगा दिया? टाइमर। और इतने टाइम के बाद टाइम आउट हो गया। अब वो टाइम आउट में भी इस रीजन से हो गया हो, 4 भेजा लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं, लेकिन 5 नंबर वाला वहां पहुंच गया और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। 6 नंबर वाला भी मे भी पहुंच गया और उसने भी क्या दे दी? एक्नॉलेजमेंट दे दी। लेकिन 4 नंबर वाले का जैसे टाइम आउट हुआ ना, हाँ क्यूमुलेटिव होती है, 4 नंबर वाले का जैसे टाइम आउट हुआ तो ये नहीं देखेगा कि 4 के बाद 5 और 6 चले गए, ये पूरी की पूरी विंडो को वापस भेजेगा, गो बैक।
कितना पीछे जाओ, n, कितना विंडो साइज है 3 का। अगर कोई एक भी मिस हो गया ना, वो वहां से उसके आगे के सबको क्या करेगा, वापस भेजेगा, चाहे वो रिसीवर पे पहुंच चुके हो, समझो। इसलिए इसका नाम है गो बैक एन, गो बैक एन। यहां पे देखो विंडो साइज एक की है, एक नंबर आया, मान लेते हैं एक नंबर पहुंच नहीं पाया किसी भी कारण से, या तो वो ड्रॉप हो गया, कुछ भी कारण हुआ, पहले कौन पहुंच गया, 2 नंबर। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा कौन से किस ऑर्डर में डिलीवरी लेता है, इन ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में वहां से पास किया है ना, उसी ऑर्डर में यहां पे क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। ओके, तो यहां पे जो नंबरिंग होती है देखो वो कैसी होती है, 0 1 2 0 1 2 0। सबसे पहले 0 नंबर गया, सीक्वेंस नंबर क्या गया 0, यहां पे 0 पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन सीक्वेंस नंबर 1 क्या हुआ, वहां पे पहुंच गया, लेकिन वो किसको एक्सपेक्ट कर रहा था, 0 को। ये इसको रिजेक्ट कर देगा, इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा नहीं, मैं तो हमेशा इन ऑर्डर लूंगा, जिस ऑर्डर में मुझे चाहिए, मेरे को 0 चाहिए था, मुझे 0 ही पहले दो, मुझे 1 चाहिए होगा तो मुझे क्या चाहिए 1। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मान लो तीनों पहुंच गए, 0 पहुंच गया, 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, तो तीनों की अलग अलग एक्नॉलेजमेंट ना देके ये वापस किसके एक्नॉलेजमेंट दे देगा, 0 की एक्नॉलेजमेंट देगा कि 2 नंबर तक पहुंच गया, अब अगला कौन जाएगा, 0 नंबर। फिर कोई भी सीन हो सकता है। हर पैकेट के लिए टाइमर मेंटेन होगा, जैसे टाइमर एक्सपायर हुआ, जब वो पैकेट नहीं मिला, तो उस पैकेट के बाद के जितने भी फ्रेम्स है, उस फ्रेम के बाद के जितने भी फ्रेम्स है, सारे के सारे क्या जाएंगे, रीट्रांसमिट किए जाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गो बैक एन, उतना पीछे चलो। टू थ्री फोर बचेगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, नेक्स्ट ये भी आएगा। विंडो ऐसे मूव होगी, स्लाइडिंग विंडो है ना, स्लाइड वाली विंडो देखी है ना, जो हम स्लाइड करते हैं, तो ये स्लाइड होगी, पहले ये चला गया, ये विंडो स्लाइड हो जाएगी, फिर चलेगा, फिर स्लाइड हो जाएगी, फिर चलेगा, फिर स्लाइड। अब मान लो ये इधर था, 3 4 5 पे था, 3 ड्रॉप हो गया, लेकिन अब 3 4 5 तीनों वापिस जाएंगे। जब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 10 पैकेट भेजने, हर चौथा पैकेट ड्रॉप हो जाता है, 10 पैकेट भेजने, हर चौथा पैकेट क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो सपोज मेरे पास ये पहला पैकेट 0 गया, 2 1 2 3 4, ये पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इस समय जो विंडो थी ना मेरी, वो यही थी 4 5 6, तो जब वापिस क्या भेजेगा, 4 5 6 भेजेगा। हर चौथा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, 1 2 3 4, चौथा पैकेट ड्रॉप हो गया, 5 6 7 8, ये भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इस समय मेरे विंडो कहां होगी, 5 6 7, तो वापस क्या जाएगा, तो 1 2 3 4 ये ड्रॉप हो जाएगा, तो उस समय मेरी विंडो क्या होगी, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, तो मेरी विंडो कहां होगी, 7 8 9 8 9, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो हाँ, ऐसे करेगा तो देख, हमें 10 फ्रेम भेजने थे, लेकिन भेज कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, जो भी आएगा।